वेलकम टू कॉमन माइंड। तो आज हम लोग एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। हमने जो है 2014 से लेकर 2023 तक के जितने भी मैथ्स के पेपर्स थे, एलिमेंट्री मैथ्स के, उसको हमने देखे हैं, सारे किए हैं। सारे कुल मिला के 20 पेपर्स हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि हमारा जो इनकाउंटर हुआ बहुत वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन से हुआ। बहुत एकदम वैरायटी जो होता है ना, एक कि हमें क्वेश्चन बैंक की तरह मिला। पीवाईक्यू एक तरह से हमारा क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक में हमें अनेक अनेक प्रकार के जो सवाल मिलते हैं वेरियस टॉपिक से, है ना, वेरियस सबसेक्शन से, सेक्शन से, चैप्टर्स हो गए, है ना। तो इन सब से जितने भी आपके पास क्वेश्चन आए हैं अब तक, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 22,000 क्वेश्चन हो गए अभी तक हमारे पास। तो उन 2000 क्वेश्चन का जो क्लस्टर है, जो एक पूरा कलेक्टिव बन के आता है हमारे पास, तो हम जाके आज उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज ये चीज़ थोड़ी सी हम डिफरेंट करेंगे। हम यहाँ पे आज क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे जो CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट है CDS एग्जामिनेशन का, इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे अच्छे से। इसमें जो हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, पहला तो ये कि जो इसका कट ऑफ क्या होता है और इसकी स्कीम क्या होती है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड कट ऑफ, है ना। पहला हम ये देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस, जो आपका CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आता है उसका हम डिटेल्ड ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा होगा मेथड ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। तो इस मेथड ऑफ अप्रोच में हम क्या बताएंगे, मतलब मेथड ऑफ अप्रोच में आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जिस भी टॉपिक से बहुत वेरियस सवाल आते हैं, तो उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए और कौन से क्वेश्चन कितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से दिखाया जाएगा। सिलेबस का पूरा ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, सिलेबस के कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, है ना, उस चीज़ पे एक वो होगा। और फिर उसको मेथड ऑफ अप्रोच बताएंगे कि कैसा आपका वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये शुरू करते हैं। आज का ये हमारा है जो कंटेंट होगा, ये इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। पहला बात करेंगे हम यहाँ पे किसका, आपका जो स्कीम है ना, स्कीम एंड कट ऑफ CDS एग्जामिनेशन, ठीक है। पहला हमारा ये मेन मोटिव होगा। दूसरा, है ना, इस पूरे कंटेंट को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया। जो आपका दूसरा फेज होगा वो आपका डिटेल्ड ब्रेकडाउन होगा, डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस, ठीक है, डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, जो आपका मेथड ऑफ अप्रोच है, ठीक है, मेथड ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये इन 3 में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा स्कीम एंड कट ऑफ जो होती है एग्जामिनेशन की, है ना, स्कीम मतलब कि क्या, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं और कितना कट ऑफ जाता है, ये सब। उसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन में पूरा सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे कि पास्ट ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए, एवरेज कितना बनता है, कितना क्या क्या किस टॉपिक से एवरेज कितने सवाल आ रहे हैं, कुल मिला के 100 कैसे हो रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। और थर्ड में आपका मेथड ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये 3 चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला चीज़ है जो कि हमसे बोल रहा है कि इसका स्कीम एंड कट ऑफ कितना जाता है एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये स्कीम की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं स्कीम की बात करूँ ना, इसको यहाँ कर देते हैं। देखिए, अगर मैं स्कीम की बात करता हूँ, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर मैं स्कीम की बात करूं तो यहाँ पे जो आपके एडमिशन होते हैं वो 5 डिफरेंट अकेडमीज़ में होते हैं, है ना। 5 डिफरेंट अकेडमीज़ में होते हैं। और जो एडमिशन जो आपका होता है वो बेसिकली आपका इंडियन मिलिट्री अकेडमी फॉर द आर्मी एस्पिरेंट्स, एंड दिस इज़ फॉर इंडियन नेवल अकेडमी, है ना, एंड दिस इज़ एयरफोर्स अकेडमी। ये 3 हो गए। 2 और आते हैं हमारे पास, कौन से, जो आपका OTA मैन होता है और एक OTA विमेन होता है, ठीक है। अब जो आपका CDS एग्जामिनेशन का पेपर आता है, जो आपका जो CDS एग्जामिनेशन का पेपर आता है वो बेसिकली आता है 3 सब्जेक्ट में, ठीक है। उनके 3 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, इंग्लिश,
जनरल नॉलेज, जीके जो होता है आपका, है ना, और तीसरा होता है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये होता है ना। अब देखिए, चूँकि ये 3 सब्जेक्ट के हमारे पास एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, INA इंडियन नेवल एकेडमी एंड AFA एयरफोर्स एकेडमी, ये जो 3 एडमिशन्स जो इन 3 क्राइटेरियाज के अपने थ्रू एडमिशन होता है इन 3 अकेडमीज़ में, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपकी ये तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेती हैं, ठीक है ना। सपोज मैंने इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, तो ये जो तीनों अकेडमीज़ होती हैं ये तीनों सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम लेती हैं, है ना। 3 सब्जेक्ट्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। लेकिन जो आपका OTA आपकी जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस वाले में आपका सिर्फ इंग्लिश एंड जीके का पेपर होता है, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का। इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता, ठीक है। ये जो आपकी 3 अकेडमीज़ हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इसमें आपका तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स। और यहाँ पे जो OT आपका होता है मैन और वुमेन, उसमें आपका इंग्लिश एंड जीके जो है मोस्टली यहाँ पे एंटरटेन किया जाता है। नाउ अब थोड़ा सा अब और इसके बारे में और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये जो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये है ना, ये जो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने ड्यूरेशन का पेपर होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, टोटल कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो पूरा अब वो जानते हैं। यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूँ, देखिए जो हमारा पेपर होता है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, ठीक है, ऑफिसर्स OTA फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, ये बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए, जो हमारी 3 एंट्री होती है जिसमें एडमिशन हम लेते हैं, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी। नाउ यहाँ पे जो आपका पेपर होता है, ठीक है, जो आपका पेपर होता है मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इंग्लिश, जीके एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, है ना। इंग्लिश पहले आता है, इंग्लिश पे इंग्लिश भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका और 2 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम होता है। जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर होता है वो भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 2 आवर्स मिलते हैं। और फिर आपका जो मैथ्स होता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है, दैट इज़ ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाता है पूरा रिटन एग्जामिनेशन का, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन का। अच्छा, ये आपका हो गया रिटन एग्जामिनेशन। टोटल कितना हो गया आपका, टोटल पूरा 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। टोटल जो आपका पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ ऑफ रिटन। अब बात आती है SSB की, ठीक है। जो SSB की बात आई, इसके बाद आपका अगर आप इसमें फर्दर क्वालिफाई कर जाते हो तो वेल एंड गुड, और फिर आपको जो है SSB के लिए कॉल लेटर आता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, जो SSB का जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसके लिए आपको फिर कॉल लेटर आता है कि आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, कितना क्वालिफाई किया है, कितने मार्क्स पे क्वालिफाई किया है, वो सब आपको बाद में बताएंगे। जो भी कट ऑफ होता है वो सब आपको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब देखिए, जैसे आपने इस पेपर को अटेम्प्ट किया, ठीक है, इंग्लिश का हो गया, जीके का हो गया, मैथ्स का हो गया, यहाँ पे सब के सब जो है आपके 100 मार्क्स के पेपर होते हैं फॉर 2 आवर्स, है ना। उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, ये पूरा का पूरा जो है रिटन एग्जामिनेशन कंसिडर करता है फॉर 300 मार्क्स का, राइट। इसके बाद जो आपकी होती है SSB, ठीक है ना। SSB क्या होती है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो आपकी SSB होती है, SSB इंटरव्यू, ठीक है, दैट इज ऑफ ऑल्सो 300 मार्क्स,
ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो 300 मार्क्स। और इसका तो प्रोसेस आपको पता ही है, जो आपका जबकि कोई भी एसएसबी हो आपकी, जो आपकी इंटरव्यू होती है वो 5 डेज चलती है, जिसमें आपका ग्रुप टास्क जीडीओ होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है ना, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीडीओ और साइकोलॉजी टेस्ट एज वेल एज आपका जो इंटरव्यू होता है वो, एंड लास्ट में जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस होती है, प्लस कैंडिडेट अकोमोडेशन एंड 5 डेज लिविंग। ये सारी चीज़ें आपके एसएसबी इंटरव्यू में होती हैं, ठीक है। एंड यही सब जो है होता है। तो आपका जो टोटल पूरा जो आपका फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है, जो फाइनल आपका रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज़ आउट ऑफ 600, ठीक है, दैट इज़ आउट ऑफ 600। अब इसमें कितना कितना चाहिए पास ये कट ऑफ क्लियर करने के, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा बाद में, ठीक है। ये आप इतना अभी के लिए समझिए कि जो आपका पेपर होता है रिटन एग्जामिनेशन, वो पूरा 300 मार्क्स का होता है। जो आपकी एसएसबी होती है, एसएसबी इंटरव्यू, वो भी आपकी 300 मार्क्स की होती है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है वो आउट ऑफ दिस प्लस दिस, यानी कि टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। अच्छा, अब आते हैं ओटीए वाले पे। तो ओटीए वाले में बस इतना डिफरेंस होता है कि इसमें मैथ्स नहीं होती, इसमें बस आपकी इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश होती है आपकी 100 की। एंड इसमें आपका जो वो जीके होता है वो भी आपका 100 का होता है। एंड फॉर बोथ द टाइम अलॉटेड इज़ 2 आवर्स, ठीक है, जो दोनों के लिए होता है टाइम, ठीक है ना। तो ये भी आपका रिटन एग्जामिनेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें मैथमेटिक्स नहीं होता है, ठीक है, जो एलिमेंट्री मैथ्स आपका जो सब्जेक्ट है आपका वो इसमें नहीं होता है ना, नो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एंड देयरफॉर द टोटल जो आपका होता है, टोटल जो है आपका वो आउट ऑफ 200 होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें जो आपका जो एसएसबी होता है ना, जो आपके ओटीए में जो आपके एसएसबी इंटरव्यू होता है, ओटीए में जो आपके एसएसबी इंटरव्यू होते हैं वो भी आपके 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों 300 का था, इसमें दोनों 200 के हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, फाइनल जो आपका रिजल्ट निकल के आता है दैट इज़ ऑफ 400 मार्क्स, ठीक है, दैट इज़ ऑफ 400 मार्क्स। और आउट ऑफ 400 कितना आपका कट ऑफ जाता है, कितना लास्ट कैंडिडेट को कितना मिनिमम जो मार्क्स होते हैं वो मिलता है पूरा कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो वो भी आपको दिखाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ तो आपकी हो गई स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। स्कीम में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा 5 तरह की एकेडमीज़ में हमारा एडमिशन होता है, IMA, INA, AFA। IMA मतलब इंडियन मिलिट्री अकेडमी, INA मतलब इंडियन नेवल अकेडमी, AFA मतलब एयरफोर्स अकेडमी। OTA दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एंड फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। अब ये हमने इसको 2 में बांटा। फॉर IMA, INA एंड AFA वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज इंग्लिश, GK एंड मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, है ना। सब जो है 100 नंबर के पेपर होते हैं। टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट। रिटन एग्जामिनेशन ये कंस्टिट्यूट करता है। और आपका जो टोटल होता है 300 मार्क्स का पेपर होता है ये पूरा, ठीक है। और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, और जो आपका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है ना, वो आपका 300 मार्क्स का होता है। फाइनल रिजल्ट विल बी मेड आउट ऑफ 600। जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में आने के बाद जो आपका मार्क्स लिस्ट पे होता है वो आउट ऑफ 600 होता है। OTA फॉर मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पे बस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हटा दिया जाता है। इस केस में आपका जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। वो जो है आपका 100 नंबर का पेपर होता है, और ये 2 आवर्स का आपका पेपर होता है। ये रिटन एग्जामिनेशन कंस्टिट्यूट करता है। टोटल 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। SSB इंटरव्यू भी आपका होता है 200 मार्क्स का, और ये टोटल जो है आउट ऑफ आपका 400 होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। अब हम समझते हैं कि कट ऑफ क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी जाती है, सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, एग्रीगेट कट ऑफ क्या होता है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। आइए, तो ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। और इस नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा यहाँ पे कि इसको कैसे हम यहाँ पे इसका कट ऑफ जान सकते हैं, कितना कट ऑफ है। तो ये हमने जो UPSC की साइट है, तो वहाँ से हमने CDS एग्जामिनेशन 2024 का जो सेकंड पेपर था उसका जो लेटेस्ट है, जो अभी तक की जो लेटेस्ट कट ऑफ आई है, उसके हिसाब से हमने इसको यहाँ पे पुट किया है, रिकमेंडेड डिटेल्स एंड कट ऑफ मार्क्स। तो देखिए, पहली बात आपको ये बता दूँ, किसी भी सब्जेक्ट में जो आपका ओवरऑल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट नहीं, जो आपका ओवरऑल एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 तरह की कट ऑफ होती है। पहली बात ये जान लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में आपकी 2 तरह की होती है, एग्रीगेट कट ऑफ, है ना, एग्रीगेट कट ऑफ प्लस सेक्शनल कट ऑफ, है ना, सेक्शनल या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ईच,
ईच सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, ठीक है। ये दो तरह की आपको कट ऑफ होती है। जब आप ये दोनों कट ऑफ आप क्लियर करिएगा, है ना, जब आप ये दोनों कट ऑफ क्लियर करेंगे तब जाके आप पूरा एग्ज़ाम जो है उसको यू विल पास द एग्जामिनेशन, राइट। तो ये होता है हमारे पास दो, इसका जो बेसिक फंडा होता है आपका कि एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है और सेक्शनल या फिर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना है। अब देखिए हमारा 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था CDS का, उसका कट ऑफ मार्क्स आया है, एकदम लेटेस्ट वाला है। तो इसी के पैटर्न के हम हिसाब से चलते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये फिक्स हो सकता है ये वाला 20%, लेकिन एग्रीगेट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एग्रीगेट कैन बी समवॉट अप और डाउन, ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी बात नहीं है। लेकिन जो अभी तक लेटेस्ट है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि नेम ऑफ द अकेडमी, जो लोग IMA के लिए अप्लाई करते हैं, INA के लिए, AFA के लिए, OTA के लिए, मेन और वुमेन, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन, मतलब रिटन एग्जामिनेशन में जो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसके कितने मार्क्स आए थे। तो IMA में 117, एयरफोर्स अकेडमी में 126, इंडियन नेवल अकेडमी में 90, OTA में दोनों में 81 गया था, ठीक है, दोनों में 81। अब ये आपका हो गया कट ऑफ, ठीक है, 117, 90, 126, 81। और आप ये देखिए ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये बल्कि और इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इन ईच सब्जेक्ट, है ना, इन ईच सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि आपका इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और GK, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट में आपको कितना 20% लाना पड़ेगा। OTA मैन एंड वुमेन में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता नहीं है, तो उन्हें सिर्फ इंग्लिश और GK में मिनिमम 20% लाना ही है, और इसमें भी आपको मिनिमम जो है 20% लाना है, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा आपका, अगर बात करें 100 की, ये सबका सब जो 100 नंबर का पेपर होता है, 20% कितना हो गया, 20 मार्क्स। यानी कि आपका जो सेक्शनल जो आपका कट ऑफ होता है, सेक्शनल कट ऑफ दैट इज ओनली ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। आपको 20 मार्क्स लाना है। अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है तो आपको हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके यू विल क्लियर दिस सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। और एग्रीगेट कट ऑफ क्या होती है, जो टोटल मार्क्स आपके कितने आ गए, तो टोटल मार्क्स आपके इतने आने चाहिए फॉर IMA दिस। यानी कि यदि हम रफली देखें तो अगर आप किसी भी अकेडमी में अप्लाई करते हो, किसी भी अकेडमी में, फॉर आई एम टॉकिंग ऑफ दीज 3, IMA, INA, AFA, अगर आप किसी भी अकेडमी में अप्लाई करते हो तो उसमें आपको, अगर आप 140 के अराउंड में मार्क्स ला रहे हो, 140 या फिर इवन 135 तक, 135 to 140 अगर आप एक रफ मान के चलो, तो इसमें तो आपका श्योर शॉट है कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। 135 to 140 इज द आइडियल मार्क्स, इस पे आप एकदम मान के चलिए कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा। ये आपका, मैंने बोला बार कि ऊपर कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर एन एग्रीगेट, ठीक है। तो इतने मार्क्स जो हैं अगर आप ले आए तो आपका रिटन एग्जामिनेशन तो क्लियर होगा ही होगा, चाहे आप IMA, INA, AFA किसी में भी हो, ठीक है। IMA और AFA में आप देखो तो थोड़ा ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू INA। तो INA में आप इतना भी, मतलब इतने के अराउंड ले आते हो तो इतना, अभी कितना परसेंटेज होगा टोटल, यानी कि आप 40 to 45% के बीच में यदि आपने करेक्ट कर लिया, है ना, 40 to 45% मार्क्स आपने अचीव कर लिया पूरे पेपर में, है ना। और इसमें तो एटलीस्ट अराउंड, अगर अपने INA में आपने 30 से लेकर 35 भी अटैम्प्ट कर लिया आपने, 35%, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब OTA की बात करें तो OTA में आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो समथिंग आपका कितना चला जाएगा, 40 भाई, ये भी आपका वही 40 से लेकर 45% के बीच में ही जाता है ना। आउट ऑफ 200 जो है 81 to 90 के बीच में आप ऐसे रफली मान सकते हो। अगर आप 200 में आप इतना मिनिमम आप अचीव कर लेते हैं तो आपका जो है एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ 20% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ इसी में नहीं, हो सकता है इसमें कभी एक आध दो ऊपर नीचे चेंज हो, लेकिन ये UPSC के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कितना मिनिमम कट ऑफ रखते हैं और कितना एग्रीगेट कट ऑफ को रखते हैं, वो UPSC के डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन आप ऑन अ सेफर साइड यदि आप 40 to 45% यहाँ आप ला रहे हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे यदि आप उतना ही सेम ला रहे हैं, कितना भी 40 to 45% आप ला रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ सेफर साइड, यू आर ऑन अ सेफर रोड, ठीक है। ये तो हो गया आपका रिटर्न तक का, इतना पूरा हो गया रिटर्न तक। अब ये आता है SSB देने के बाद, ठीक है, आपका जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है वो देने के बाद, कि जो आपके लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है उसके मार्क्स कितने आए। तो फॉर दीज 3 द
Marks of the last recommended candidate are 241, 248 and 220 respectively. Okay, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल सब कुछ उतना ही है। एंड फॉर दिस इज़ 161 और 166। तो हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस होगा वो बेसिकली आपका सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन तक लिमिटेड है ना। एसएसबी के लिए एक ऑलरेडी वीडियो इस पर अपलोड हुई है, तो आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या होती है। एंड बाकी यहाँ पे जो मेन फोकस होगा वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का हुआ। यहाँ तो मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट का जो है वो बता दिया, कितना एग्रीगेट कट ऑफ होता है, कितना सेक्शनल कट ऑफ होता है, क्योंकि पेपर में तो पूरे 3 सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन जब अब हम जो अगले साइड पे जाने वाले जिसको भी हम करेंगे कि रिव्यू कि कौन कौन से सिलेबस आते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या होता है मैथ्स का, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे मैथ्स की बात करेंगे और बाकी जीके और इंग्लिश का जो है आपका बाद में डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी उसके सिलेबस के रिगार्डिंग। यहाँ पे सिर्फ हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे, उस पर मेन फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। तो आपने देख लिया है ना कि हमारा जो है आउट ऑफ 400 फॉर OT men and women एंड फॉर आउट ऑफ 600 इट इज़ फॉर IMA, INA एंड AFA अकेडमीज, ठीक है। ये होता है आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन स्कीम एंड एग्जामिनेशन कट ऑफ, ठीक है। और ये हमने जो लेटेस्ट आपका हुआ है कंबाइंड सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 वहाँ से आपको इस पूरी डिटेल दी है। आप चाहे तो UPSC की साइट पर भी जाके इसको देख सकते हैं, और जो आपका रिकमेंडेड डिटेल्स हैं ये और कट ऑफ मार्क्स ये सब है, ठीक है। टाइप ब्रेकर क्राइटेरिया भी होता है, वो भी आप साइट्स पे आप जाके देख सकते हो। नीचे टाइप ब्रेकर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स ऊपर टाई हो जाता है तो कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उस टाई को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये सब है। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट फेज़ है हमारा, वो सेकंड फेज़ क्या है, द डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है अरिथमेटिक का, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है उसमें सबसे जो टॉपिक होता है, सबसे वास्ट टॉपिक, सबसे मेजर टॉपिक, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक वो अरिथमेटिक होता है। मैं सबसे ज़्यादा वेटेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो प्रीवियस 5 ईयर्स में 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर्स आए उसमें इसका वेटेज सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा मीन्स सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हम हर एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हर एक टॉपिक का कि क्या सिलेबस में आखिर होता क्या क्या है और कहाँ से पूछते हैं और कितना ज़्यादा सवाल पूछते हैं और कितना रिपीटेटिव सवाल वो होता है, ठीक है। इसको देखते हैं। आइए, पहली बात है नंबर सिस्टम की, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या क्या आपका आता है, नेचुरल नंबर्स, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स आ गया, इंटीजर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स आ गया, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल नंबर्स, रैशनल रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सब आपको पता ही है ना। अब जैसे डेसिमल फ्रैक्शन आया, तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको पता है आपका जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, है ना, इरेशनल, रैशनल, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, यूनिटरी मेथड से आपने देख लिया सवाल कितने आते हैं। टाइम डिस्टेंस का सवाल, टाइम वर्क का सवाल, है ना। पाइप्स एंड सिस्टम्स के जो सवाल आते हैं वो सारे, टाइम वर्क का क्या, पाइप्स, सिस्टम्स, इस पाइप ने इतना टाइम लिया उसको फिल करने में, फिर ये पाइप कितना लेगा, परसेंटेजेस, एप्लीकेशंस टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, ये भी एक मेजर टॉपिक है आपका, है ना। SICI देखिए, वर्क टाइम हो गया आपका, टाइम डिस्टेंस हो गया और SICI, ये तीनों जो है ये तो हमेशा हर पेपर में आपको इसके एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो दिख जाएंगे। इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिलना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, ये भी अच्छा है, प्रॉफिट लॉस का, रेशियो प्रोपोर्शन का, ये जो आपके 5 टॉपिक्स हैं, है ना। प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ये जो आपके 5 टॉपिक्स हैं, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, SICI, है ना। ये आपके 5 मेजर चंक आप कह सकते हो उसको, जो कि इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये इस पूरा नंबर सिस्टम ही इन्हीं पे डिपेंड करता है ऑलमोस्ट। मेजर जो आपका चंक होता है वो इसी से सवाल आता है। अगर आप इसको भी कर ले जाते हैं तो यू विल अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम क्वेश्चंस। अगर मैं मान के चलूँ कि नंबर सिस्टम में 30 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से आपके जो है सिर्फ ये जो है आपका 18 to 20 क्वेश्चन कंस्टिट्यूट कर देंगे। बाकी जो आपके कुछ 4-5 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके वेरिएशन से आ सकते हैं। वेरिएशन मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक ये होता है, दूसरा कोई यूनिटरी मेथड भी होता है। डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, रैशनल एंड रियल नंबर्स, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर से इससे कुछ 2-3 छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं।
उस टाइप के सवाल आपके पास ज़्यादा तो जहाँ पे चॉइसेस होती हैं। स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं, बताते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, तो वहाँ से ज़्यादा सवाल ऐसे आते हैं। बाकी डायरेक्ट सवाल जो आपसे पूछेगा वो सिर्फ इन 5 टॉपिक से ही पूछता है, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, SICI, प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो प्रोपोर्शन। अब दूसरे पे आते हैं, क्या बोले, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें, डिवीजन एल्गोरिथम ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। HCF LCM है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई दीज नंबर्स, ठीक है। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, यूक्लिडियन थ्योरम ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बस अभी तक एक ही सवाल हमने देखा, लोगारिथम्स टू द बेस्ड एंड लॉज ऑफ लोगारिथम, यूज ऑफ लोगारिथमिक टेबल्स। देखिए अब यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे जो आपके सवाल है, ये कहाँ से सवाल इसमें आते हैं। एक आपका आता है डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन है ना, डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम, और टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, एक ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट्स, ये हो जाएगा, ठीक है। बाई 2 3 4 5, अब यहाँ पे 7 भी आप जोड़ लेना, 7 से भी होता है, 8 से भी होता है, 9 से होता है, 11 से होता है, और यहाँ तक कि 13 से भी होता है, ठीक है। 13 तक भी हमारे पास ऐसे कुछ केसेस आए हुए हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाई 13 है, तो ये कैसे होगा, तो आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया कि उस प्रकार का क्वेश्चन एक आया हुआ है किसी पेपर में, आप देख लीजिएगा उसको कैसे 13 से उसको सॉल्व किया गया है। उसके बाद अगर आगे ये यहाँ ये भी नहीं, इसके आगे तक भी आपके पास होता है। आप ये देखिएगा कि ये आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछता है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 221, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13, 17, 21, ऐसे कर करके आपसे जो है हर एक स्टेटमेंट में पूछेगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई दिस और नॉट, दिस डिविजिबल बाई दिस और नॉट, इज दिस अ प्राइम नंबर, है ना। ये प्राइम और कंपोजिट नंबर, ये सवाल आते हैं आपके पास। तीसरा आपके पास ये हो गया प्राइम प्लस कंपोजिट, ठीक है ना। चौथा अगर आप देखें तो फैक्टराइजेशन थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन थ्योरम हमने देखा हुआ है इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HCF LCM, इसके सवाल तो आने ही आने हैं, इसके सवाल तो कोई नहीं रोक सकता। यूक्लिडियन थ्योरम वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आप वो जान लीजिएगा कि इसको करता क्या है। यूक्लिडियन थ्योरम बेसिकली GCD निकालता है, GCD मतलब कि HCF ऑफ 2 नंबर्स निकालता है, ठीक है। यूक्लिडियन थ्योरम का वही मतलब होता है। और लोगैरिथम्स, ठीक है, लोगैरिथम्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो, ठीक है ना। ये जो के ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से 6 सवाल आते हैं, ठीक है। अगर ये 18 का शूट कर रहे हैं तो ये तो आपका 12 सवाल जरूर कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। एक होता है नंबर सिस्टम और एक होता है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। नंबर सिस्टम से आपके 18 से 20 सवाल आते हैं, है ना, और इसके आपके 12 से 10 सवाल आते हैं, ठीक है। इन टोटल जो आपका अरिथमेटिक से ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपके ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री नंबर थ्योरी नंबर सिस्टम का। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। नंबर सिस्टम है, ये 5 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ ले जाओगे तो यू विल अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 15 to 18 क्वेश्चंस। एंड अगर आप इस एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम तो एकदम बिल्कुल ये तो आता ही, हर एक पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से आपको फैक्चुअल सवाल आते हैं कि वेदर दिस इज अ प्राइम नंबर और नॉट, वेदर दीज प्रोडक्ट्स, वेदर द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज प्राइम और नॉट, डिवीजन इज प्राइम और नॉट, फैक्टराइजेशन थ्योरम, HCF LCM एंड लोगैरिथम्स, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। लोगैरिथम्स में भी अच्छे सवाल आता है। लोगैरिथम्स की बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको। लोगैरिथम में जैसे log b टू द बेस a, log 8b टू द बेस c, 8 टू द पावर c, 8 टू द बेस 10, ऐसे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी ये सब आनी चाहिए, ठीक है। यूक्लिडियन थ्योरम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एज अ थ्योरी याद कर सकते हो कि दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द GCD ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वाले पे एलजेब्रा। अरिथमेटिक के बाद आपका आता है एलजेब्रा, ये भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। बेसिक ऑपरेशंस, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए मैंने आपसे पहले बोला था ना रिमाइंडर थ्योरम है यहाँ पे मैंने आपसे रिमाइंडर थ्योरम बोला था। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली इसी का पार्ट है, आप चाहे किसी का पार्ट बोलो लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के 2-3 सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। आपसे बोल देगा कि x + k इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो आपको क्या करना है, x = माइनस को उसमें पुट कर लेना, k की वैल्यू निकाल देनी है। HCF LCM हो गया। थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिलेशंस बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, है ना। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो एनालिटिकल एंड ग्राफिकल सॉल्यूशंस, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके सवाल बहुत आते हैं, एंड द सॉल्यूशंस,
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लीडिंग टू और इनइक्वालिटीज को भी सवाल आता है ना, इन वन वेरिएबल एंड द सॉल्यूशंस। सेट लैंग्वेज, सेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, इसके सवाल आते ही आते हैं। एटलीस्ट आपको 4 सवाल मिल जाएंगे इसके, एक वेन डायग्राम आपको दे देगा और उस पर 4 सवाल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेट लैंग्वेज एंड सेट नोटेशन। सेट नोटेशन क्या क्या होती है, ए बार किसको कहते हैं, ए किसे कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है ना, ये सब। रैशनल एक्सप्रेशंस, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस, रैशनलाइजेशन जहाँ पे आपको होता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका जो ये रैशनलाइजेशन वाला पार्ट आता है, रैशनलाइजेशन जहाँ पे आपको करना आता है, उसके कम से कम 2-3 सवाल आपके पास होते हैं कि आपको रैशनलाइज इसको करना है, ठीक है। वहाँ पे आपका इंडिसेस का लॉ लगते हैं, है ना, रैशनलाइजेशन किया हमने। और हमने फिर क्या क्या देखा, रिमाइंडर थ्योरम देखा, HCF LCM, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको भी याद करके जाइएगा अच्छे से। पॉलिनोमियल को कभी मत छोड़िएगा, पॉलिनोमियल से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसका बेसिक फंडामेंटल आ गया तो यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। अब ये कह रहा है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे उसके रूट्स हो गए, रूट्स कह दो, या फिर आप उसके जीरोस को कह दो, है ना। रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ओनली रियल रूट्स इज टू बी कंसिडर्ड, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल सोल्यूशन वैसे ज़्यादा पूछते हैं, एनालिटिकल उतना नहीं पूछते। साइमल्टेनियस लीनियर इन इक्वेशंस की बात हो रही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशंस, है ना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीडिंग टू 2 साइमल्टेनियस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं, मतलब कुछ एप्लीकेशन वाइज, एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप के जो है आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इसके, है ना, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा क्या, रैशनल एक्सप्रेशंस एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज एंड लॉ ऑफ इंडिसेस, जो कि रैशनलाइजेशन के पार्ट में बेस्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेजर टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से हम सभी बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट रखता है ना। ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल आप इसको एस्केप नहीं कर सकते, राइट, आप इसको जो है एस्केप नहीं कर सकते। क्या क्या आता है, जो बेसिक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं ना, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे जो आपका साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना। फिर आपका कॉट एक्स भी आता है, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कोसेकेंड, सेकेंड, को टेंजेंट, टेंजेंट, साइन, कोसाइन। जब थीटा आपका ये होता है, थीटा वैसे इसको एक्सीड भी कर सकता है, ये तो बस ऐसे ही दिया हुआ है, थीटा जो है आपको कुछ भी हो सकता है। वैल्यूज ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स फॉर थीटा 0, 30, है ना, जो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, है ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स की बात हो रही है, जो भी आपके स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, फॉर एक्स इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ठीक है। तो ये आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। आइडेंटिटीज मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। और यहाँ पे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो आपके आइडेंटिटीज़ होती हैं कुछ, वो आपको पता होनी चाहिए। यूज ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपको एग्जाम में थोड़ी ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स मिलेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट मैनुअली। कुछ वैल्यूज जो है आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज वो याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन 18 की वैल्यू, है ना, साइन 18 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में नहीं दे तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, दैट इज √5 - 1/4, ठीक है। तो ये साइन 18 की वैल्यू होती है, कुछ आपको वैल्यूज निकालनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई किसी भी तरह की हेल्प, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आपको नहीं मिलेगी कहीं से भी, ठीक है। आपको खुद उसको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, ये सिंपल केस लिया वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा हर पेपर में ऑलमोस्ट इसका कोई ना कोई सवाल तो आया है, ठीक है। हर पेपर में जो है इसका कोई ना कोई सवाल आया है, सिंपल केस ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, सिंपल, ठीक है। हर पेपर में आपको एटलीस्ट 2 से 3 सवाल इस टाइप के क्वेश्चन के मिले, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट दिस, ये आपको मार्क्स दिला जाएगा, एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है आपको दिला सकता है, ठीक है। कंपेयर टू आपको दूसरे कैंडिडेट से एज दे सकता है, यदि अगर उसने हाइट्स डिस्टेंसेस उतने अच्छे से नहीं किया, आपने किया हुआ है, तो हाइट्स डिस्टेंसेस के सवाल तो आने ही आने, आप ये मान के चलिए हर पेपर में आता है, हर पेपर में आपका वो आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंस्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट वाले पे आता है, हमारा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमको पता है, जो हमने मेजर जिस पे बात की है, जो मेजर हमारे पास फिगर्स आए हैं वो आए हैं आपके पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। एक आपका है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ट्राइएंगल,
मेजर जो हमने बात की है इन्हीं 3 पॉलीगॉन्स पे बात की है। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं फ्रॉम 2014 टू 2023, जितने 20 पेपर्स हमने अटेम्प्ट किए हैं वो आपका पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, प्लेन एंड प्लेन फिगर्स, ये उस पर तो इतना सवाल नहीं आता, लेकिन लाइन्स और एंगल्स पे सवाल आता है। आपने जो देखा होगा लास्ट में कुछ 4-5 सवाल होते हैं जिसमें 2 पैरेलल लाइन्स बनी होती हैं, फिर हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है और एंगल निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। और एक सर्कल भी ले लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस, है ना, ये पैरेलल लाइंस जो मैं आपको अभी बोल रहा था, ठीक है। दीज पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। और साइड्स एंड, एक मिनट इसको रेस कर देते हैं। ये पैरेलल लाइंस हो गई आपकी। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, ये दोनों तो आपने देखा कि हर क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हुआ, चाहे स्टेटमेंट वाइज में हो या चाहे किसी एंगल निकालने में प्रूव हुआ हो या किसी और अदर टाइप के क्वेश्चन में। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी ये दोनों तो आए ही आए। कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड्स, मीडियंस का एज का तो नहीं इतना, लेकिन जो आपके मीडियन के सवाल बहुत सारे हैं, मीडियंस, ऑल्टीट्यूड्स, इक्वेटर ट्रायंगल में मीडियंस और ऑल्टीट्यूड सेम ही होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो आपसे मैं बोल रहा था पैरेललोग्राम का, और रेक्टेंगल और स्क्वायर भी तो आपका एक तरह से क्वाड्रिलेटरल ही है। बस पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री कर दो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगल की साइड्स को इक्वल कर दो तो स्क्वायर बन जाता है। सर्कल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सर्कल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पैरेललोग्राम, सर्कल्स और ट्रायंगल, और एक तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी, ठीक है। एंड इट्स प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट नॉर्मल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो, ये आपका जो टेंजेंट होता है, रेडियस ड्रॉप करोगे टेंजेंट की तो परफेक्शन 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये दोनों। और लास्ट में आपको होता है लोकाई, लोकस, किसी भी फिगर का लोकस निकालने के लिए आपको एक स्टेटमेंट दे देगा तो आपको उसका लोकस निकालना पड़ेगा कि ये लोकस क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, या फिर पॉइंट है, या फिर स्ट्रेट लाइन है, या कुछ भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करता है। मेजर पोर्शन आपका ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आता है। सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं लेकिन वो ज़्यादातर मेंस्ट्रुएशन में होती हैं, जो कि हम अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या है मेरे पास, अब ध्यान से देखिए, एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्रायंगल एंड सर्कल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2D, इसकी बात कर रहे हैं हम 2D की। इतने दूर से लेकर यहाँ तक जो आपको दे रखा है ये है आपका 2D फिगर, ठीक है। 2D फिगर आपको उसके एरिया, लेंथ, ब्रेड्थ, रेडियस, साइड, जहाँ पे सिर्फ इसकी बात हुई। मेंस्ट्रुएशन में बस हमको ये सब, हमको बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो ज्योमेट्री का न्यूमेरिकल पार्ट होता है, ठीक है। ज्योमेट्री में हम कुछ चीज़ें प्रूव करते हैं और उन चीज़ों को मैथमेटिकली अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन का सहारा लेते हैं। तो इट इज़ करेक्टली सेड कि मैथमेटिक्स इज द मेंस्ट्रुएशन इज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पर हमको एरिया, पेरीमीटर, है ना, एरिया सब पेरीमीटर हो गया, या फिर फेंसिंग वाले जितने सवाल होते हैं वो सब हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी सवाल आते हैं ये सब आपके यहीं तक बेस्ड होते हैं, दैट इज दिस, ठीक है। एरियाज ऑफ फिगर्स विच कैन बी स्प्लिट अप इनटू दिस फिगर्स, दैट इज फील्ड ग्रुप। या फिर आप पॉलीगॉन की बात कर लो, सेम टू सेम उसी की बात करें, किसी भी पॉलीगॉन का एरिया कितना होगा, सेंटर पे कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यही सब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जितना है आपका, ये आपका 3D का चालू हो जाएगा, ठीक है, 3D का। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ट्रेपीजियम भी ले लो, ट्रेपीजियम का भी बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। ट्रेपीजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रखता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स, है ना, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, है ना, राइट सर्कुलर कोन्स एंड सिलेंडर्स, ठीक है। इन सब के क्या वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है वॉल्यूम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेंडर बनाऊँ यहाँ पे, इस सिलेंडर को मैं क्या बोल सकता हूँ, इतने दूर का जो है आपका कर्व सरफेस एरिया होता है ना। ये आपका जो है लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ये जो आपके दो सर्कल ऐसे बने हुए, सॉरी ये उल्टा बोल दिया, ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है और ये जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमको क्या मिलता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 3D फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, उनके सरफेस एरिया की, उनके वॉल्यूम की,
है ना, और उनके लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की। तो मैक्सिमम सवाल आपको इसी तरह के आएंगे कि एक फिगर आपको दे देगा, उसका वॉल्यूम बोलेगा, वॉल्यूम नहीं तो आपको कुछ कुछ जैसे हो सकता है कि कितने, अगर हमने इसको मेल्ट किया तो कितने क्यूब्स बन सकते हैं, है ना। इसमें जो है आपके मेल्टिंग के सवाल बहुत आते हैं। मेल्टिंग में कहाँ रिकास्टिंग, मेल्टिंग या रिकास्टिंग वाले जो सवाल आते हैं, या फिर आप बोल दो कि कितना हाइट राइज हुआ, हाइट राइज इन वाटर, इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बस आपका वॉल्यूम कंजर्वेशन लगता है। इन तीनों में ही, इस दोनों ही केसेस में आपका जो है वॉल्यूम कंजर्वेशन लगता है। दैट इज इट इज़ गोइंग फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ वन शेप टू वॉल्यूम ऑफ अदर, ओके। इट इज़ गोइंग फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ वन शेप टू द वॉल्यूम ऑफ द अदर, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन हम लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है स्टैटिस्टिक्स प्लस जो आपका, आप ये बोल सकते हो कि डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन के जो सवाल आते हैं वो होता है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, कलेक्शन एंड टैबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम्स के बहुत सारे सवाल हैं, बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स एक्सेट्रा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज ये क्या होती है आपकी, मीन, मीडियन, मोड, है ना, मीन, मीडियन, मोड, रेंज और डेविएशन, ठीक है। डेविएशन दोनों तरीके से हो सकता है, अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन, ठीक है, या फिर अबाउट एनी नंबर। तो कलेक्शन एंड टैबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा का कलेक्शन और उसका टैबुलेशन करना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स, ये आपके जो चार होते हैं, ये चार आपके बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स, ये आपके जो लास्ट के पहले ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये भी अगर आप इसको कर ले जाते हो तो हो सकता है आपकी जो कट ऑफ क्लियर ना हो पा रही हो, अगर आप 2-3 क्वेश्चन और कर दिए इससे स्टैटिस्टिक्स से तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो ये होते हैं इस तरह के सवाल। और मैं मेरा जो पर्सनल मानना है कि आप सबसे पहले इन्हीं से चालू किया करो, बिकॉज इसके सवाल मोस्टली ईजी होता है। मीन, मीडियन, मोड का आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है, वहाँ से आप उसको कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। ये आपको जो है मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का। मैंने आपको बार बार बोला है, चाहे एनडीए का पेपर हो चाहे सीडीएस का पेपर हो, जो स्टैटिस्टिक्स सवाल आते हैं दैट आर मोस्ट स्कोरिंग पेपर, है ना, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, है ना। जो आपका मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है वो आपका स्टैटिस्टिक्स से ही होता है। भले ही कुछ फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपके जो कैलकुलेटिव वाले आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, अगर आपने उसको अच्छे से पूरा करेक्टली अटेम्प्ट किया तो हो सकता है यू माइट गेट अ कट ऑफ विच यू डिजर्व बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ लो मार्क्स। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में थोड़े से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, थोड़े से भी, तो आप मीन, मीडियन, मोड निकालना अच्छे से सीख जाओगे, जो कि इस पेपर में बहुत ईजी लेवल का पूछता है। आपको एक डेटा दे देंगे, उस डेटा का आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना होता है, ठीक है। ये आपको जाएंगे सेंट्रल टेंडेंसी और पाई चार्ट्स के भी आसान सवाल होते हैं। सर्कल में आपको दे देगा कि वेरियस सेक्टर्स आपको दिए होते हैं, उसका सेंट्रल एंगल कितना होता है, मोस्टली यही सवाल पूछता है, या फिर कितना परसेंटेज है सब्ट्रैक्ट कर रहा है सेंटर पे। हिस्टोग्राम से सवाल आते हैं, आसान सवाल आते हैं। परसेंटेज इंक्रीज पूछते हैं, मोस्टली परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज किस ईयर में हुआ, तो ये सब तरह के सवाल आते हैं जो आपके हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट्स में सब होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के फैक्चुअल सवाल आते हैं, तो जितने फैक्ट्स आप याद हो सर आप याद करके जाओ, आप याद जितना हो सके उतना आप याद करके जाइए। अगर आपके लक में रहा तो आपसे हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ ले जो कि आप पढ़ के गए हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में। इसमें ज़्यादातर आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट ही कंपोज करता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या बनाते हैं, वाई एक्सिस पे क्या बनाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाउंडेड होता है कि अनबाउंडेड होता है, तो ये सब मोस्टली कॉमन सेंस वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये होता है। नहीं तो आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हैं फ्रॉम नेट और कहीं से भी, नहीं तो आप सीधे PYQ से देख लो। हमने यहाँ पे जो अपलोड किए हैं PYQ, इसमें बहुत सारी आपको मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये जो है इस पूरे वीडियो का, इस पूरे सेगमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान है। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक पिछले 5 ईयर्स में जो 10 पेपर हुए हैं उसमें से कितनी बार वो सवाल आए, किस किस टॉपिक से कितने सवाल आए, ये हम यहाँ पे जाके अभी हम देखेंगे थ्रू वेरियस फिगर्स, ठीक है। आइए एक ग्लैंस मारते हैं इन सब पे, ठीक है। ईयर, टॉपिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा जो है ईयर है ना, 2019 का जो फर्स्ट पेपर था, फिर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फर्स्ट सेकंड, ठीक है।
ठीक है। तो ये है मेरा पूरा का पूरा 5 साल का, पिछले 5 साल का टोटल 10 पेपर, ठीक है। 19 से चालू हुआ और 23 पे जाके ख़त्म हुआ, ठीक है। अच्छा, टॉपिक्स ये मेरे ईयर इस तरफ लिखे हुए हैं और इस तरफ मेरे जो जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे के सारे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने जो 6 टॉपिक्स पहले देखे, हमने वहाँ पे क्या क्या देखा कि कहाँ से सवाल आते हैं आपके, और यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि कितने सवाल आते हैं उस इन 6 टॉपिक्स से, ठीक है। इन 6 टॉपिक्स से आपको कितने सवाल आते हैं, तो ये हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। अरिथमेटिक से आप देख सकते हो कि पूरा 38 सवाल आते हैं। मैंने आपसे पहले बोला था कि जब मैं अरिथमेटिक का पार्ट डिस्कस कर रहा था, तो ये आपका पेपर का मेजर चंक फॉर्म करता है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक से आते हैं। तो आप देख भी सकते हो जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं उससे पूरा क्लियरली डिफाइंड होगा। 38, 41 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50% को टच कर रहा है। 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 39, 30, 27, 21, देख रहे हैं ऑलमोस्ट आपका जो है 25 के आसपास, 19, 35, 24, ठीक है, ठीक है ना। तो 38, 41, 35 ये सब जितने भी आपके सवाल आप देख रहे हो, मेजर चंक जो होता है अरिथमेटिक का, आप यहीं से देख के समझ गए होंगे। 35, 39, 30, 27, 21, 19, यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 41, यहाँ पे 21, 27, 19, 35। तो यानी कि अगर मैं सबका एवरेज निकालूँ यहाँ पे, है ना, एवरेज यदि मैं निकालूँ हर एक साल का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस पूरे अरिथमेटिक का जो एवरेज होगा आपका 30 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस के 30 क्वेश्चंस। अब आते हैं अलजेब्रा पे, आप देखो 17, 10, 10, 12, ये भी आपका थोड़ा थोड़ा फॉर्म करता है। 10, 12, 15, 21, 23, 25, 15, 32, ठीक है। ये आपका अलजेब्रा का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये जो आपका, अगर मैं एवरेज मानूँ इसको, है ना, अगर इसको एवरेज मानूँ तो ये टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। टोटल जो है 18 क्वेश्चन होंगे एवरेज, इससे पूछ जाते हैं। अच्छा, अब मैं जब इसकी बात करूँगा तो मैं आपको इस पूरे सेगमेंट को मैं टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है। जो आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट है उसको मैं बोलता हूँ पार्ट ए, इसको मैंने बोला पार्ट ए, ठीक है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मिला के मैं इसको बोलूँगा पार्ट बी, ठीक है। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नो को मिला के पार्ट बी बोलूँगा। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन जो आपका पार्ट सी होगा, और लास्ट में जो स्टैटिस्टिक्स वो पार्ट बी होगा, ठीक है। तो मैं 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको पार्ट वाइज पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आप इन सबको एक साथ पढ़ने लगोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग क्लियरली, आपको कोई चीज़ क्लियरली नहीं समझेगी। तो किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें उसके पैटर्न को एनालाइज करना होता है। उसके पैटर्न को एनालाइज करने के बाद हमने इस पूरे जितने क्वेश्चन हैं, जितने टॉपिक है, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया। दैट इज पार्ट ए ऑफ अरिथमेटिक, पार्ट बी ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, पार्ट सी ऑफ मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, पार्ट डी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आपके बाद जब भी मैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि हम इसको रिफर कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी के ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के भी ऑलमोस्ट 11, 4, 15, 12, 15, 13, 14, 17, 11, 17 ऐसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपके वही हैं, 12 क्वेश्चन के अराउंड में आपका एवरेज होता है, ठीक है। फिर अब ज्योमेट्री की बात करें तो देखो ये भी आपका मेजर चंक फॉर्म कर रहा है। 14, 19, 21, 19, 17, 17, 15, यानी कि ऑलमोस्ट 15 के अराउंड ये आपका होल्डिंग कर रहा है, 15 क्वेश्चन के अराउंड। और सिमिलरली मेंसुरेशन के साथ भी वही है, 13, 16, 14, 12, है ना। आप देख सकते हो ये भी आपका अराउंड 15 जो है क्वेश्चंस के साथ ये फॉर्म को फॉलो करता है। लास्ट वाले में आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट 9, 8, 10, 9, 10 ऐसे सवाल आते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन में दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपका जो है 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे होता है। तो टोटल अगर आप एवरेज देखो तो कितना हो गया, 30 + 30, 60, 70 एंड 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज आपके 30 क्वेश्चन अरिथमेटिक से होते हैं, पार्ट ए। पार्ट बी में आपके 2 होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा से 18 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से 12 आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट डी स्टैटिस्टिक्स जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा जो होता है पूरे पेपर का समरी होता है कि पेपर जो है यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर जो है आपका यहीं से पूछा जाएगा। टोटल जो 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। पार्ट ए आपका, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी और पार्ट डी। अब आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, और आपको बस एक ओवरऑल जो मेरा जो यहाँ पे 3rd पार्ट था वीडियो का, वो था आपका कि मेथड ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका जो मेथड ऑफ अप्रोच होना चाहिए एग्जामिनेशन में क्या होना चाहिए।
पार्ट ए में अभी अभी हमने देखा है ना, पार्ट ए में हमने देखा कि क्या था, अरिथमेटिक। दिस कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, अरिथमेटिक, है ना। पार्ट बी जो है आपका वो एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का होता है ना, एल्जेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पार्ट सी में जो है आपका मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, और पार्ट डी में जो आपका वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल 7 टॉपिक्स, है ना। अभी अभी हमने देखा, इससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं पहले यहाँ पे। जो आपका ये होता है अरिथमेटिक से, अभी मैंने क्या बोला था, 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो आपका पार्ट ए होता है, 30 आते हैं। यहाँ से पार्ट बी से कितने आते हैं, यहाँ से भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आपके 30 आते हैं, है ना। 30 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के, और जो पार्ट डी आपका होता है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 + 30 + 30 + 10, ठीक है। ये होता है आपका जो क्राइटेरिया ऑफ द पेपर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी पे 30 क्वेश्चंस के हर एक टॉपिक, पार्ट जितने भी पार्ट को हमने डिवाइड किया है, इन 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इन 4 पार्ट में जो आपके 3 पार्ट होते हैं वो 30 के होते हैं और ये 10 के होते हैं, ठीक है। अब इस और पार्ट ए की बात करें तो 30 क्वेश्चन पूरे अरिथमेटिक के होते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें एल्जेब्रा में आपके क्या होता है, 18 + 12 का रेशियो होता है ना। एल्जेब्रा से इतने, ट्रिग्नोमेट्री से इतने। अब इसमें 13 होता है तो इसमें आपका बराबरी से डिवाइड होता है, रेडियस 15 + 15 मेंसुरेशन के, तो 15 ज्योमेट्री के। 10 क्वेश्चंस में आपका स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं, पूरे 10 क्वेश्चंस होते हैं इन दोनों को मिला के, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका पूरा 30% फॉर्म करता है, ये भी आपका 30% के अराउंड फॉर्म कर रहा है, ये भी आपका अराउंड 30% है, और ये अराउंड आपका 10% है। टोटल जो है 100% इसको कंस्टिट्यूट करते हैं। तो अब हमारे पास है टोटल 2 घंटे 120 मिनट्स का टाइम है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कहाँ से कैसे चालू करें, तो ये जो आपका मेथड ऑफ अप्रोच होता है। मेथड ऑफ अप्रोच क्या होता है कि हम मिनिमम मतलब हम 120 मिनट्स में अगर हम 20 मिनट्स को हटा दें, बिकॉज हमें OMR भी फिल करनी होती है, वी हैव टू फिल द OMR, तो OMR फिल करने में भी आपको कम से कम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स जाते हैं। तो आपके पास रफली जो है अराउंड 100 to 105 मिनट्स होते हैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो इन 100 to 105 मिनट्स के अराउंड हमारे पास ऐसी क्या स्ट्रेटजी हो कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। पहली बात कि हमें टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे रहेंगे, 5-6 सवाल आपके पास ऐसे रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं ये आप करना ही है, मतलब वो आपके एक तरह से आप इतनी प्रिपरेशन करके आते हैं, अगर आपसे वो सवाल नहीं होता है तो आप वहाँ पे अपने ईगो को लेके बैठ जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, आप उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करते हो। रैदर अगर आप 6-7 क्वेश्चन और ईजी वाले कर ले जाते हैं, अगर आप 6-7 क्वेश्चन ईजी वाले कर ले जाएंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। नहीं तो अगर आप उसी पे स्टक रह गए तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, भले ही आपको दूसरे वाले क्वेश्चंस आते हो तब भी, ठीक है। ये तो हमें इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, इजी क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बिना ये सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें बस इजी क्वेश्चंस पे अटैक करना है, उनको फिनिश करना है, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मैथमेटिक्स में जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो 20 नंबर की होती है, लेकिन हमको एग्रीगेट भी निकालना है, तो एग्रीगेट आपका जो है मैथमेटिक्स से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश एंड जीके, है ना। मैथमेटिक्स में आपके पास ज़्यादा स्कोप होता है, ज़्यादा स्कोप होता है चांस करने का, है ना। ज़्यादा मतलब जो चांस होता है आपके ज़्यादा होता है स्कोर करने का, ठीक है। स्कोर करने का ज़्यादा चांस आपको मैथ्स में से मिल सकता है, तो मैथ्स आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करेक्टली अटैम्प्ट करें। 60 to 70% यदि आप मार्क्स ले आते हो तो, और बाकी जो आपका इंग्लिश और जो जनरल नॉलेज में अगर 60-70 मार्क्स ले आते हो तो आपका हो जाएगा। तो अकेले आप देख लो मैथ्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और मैथ्स होता है ईजी टू क्लियर द कट ऑफ, अगर आपने एक बार पैटर्न समझ के इसको अच्छे से एनालाइज किया, ठीक है। जैसे ही आपके पास पेपर मिलता है तो जो आपका पेपर होता है मोस्टली बात कर रहा हूँ, ऑल नहीं, जो आपकी टेस्ट सीरीज़ ए बुकलेट होती है ना, ए सीरीज़ की जो आपके पास बुकलेट होती है, जो क्वेश्चन आपको मिलता है जो कि ए सीरीज़ का होता है, उसमें अधिकतर जो पहले के 30 क्वेश्चन होते हैं वो अरिथमेटिक से रिलेटेड होते हैं, जो बाद के जो 30 क्वेश्चन होते हैं यानी कि 31 से 60, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। 31 से लेकर 60, फिर 61 से लेकर 90 और ये 91 से लेकर 100, ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, पहले के 30 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के होंगे, जो बाकी के नेक्स्ट के जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री दोनों के होंगे। जो नेक्स्ट के 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से मोस्टली होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मोस्टली। और जो आपके 91 से लास्ट के जो 10 क्वेश्चन आपके होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से होते हैं। मैं सिर्फ ए सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। बी सी डी सीरीज़ की जो बुकलेट्स आती है उसमें क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन वही रहते हैं, क्वेश्चन किसी में चेंज नहीं होता, बस वहाँ पे ऑर्डर बदल जाता है क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्वेश्चंस का ऑर्डर, यानी कि अगर अरिथमेटिक यहाँ पहले आ रहा है तो यहाँ पे पहले हो सकता है मेंसुरेशन ज्योमेट्री आ जाए, या पहले स्टैटिस्टिक्स आ जाए, फिर अरिथमेटिक यहाँ पे आ जाए, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो बी सी डी सीरीज़ में होता है। जनरली मैं ए सीरीज़ की बात करूँगा। ए सीरीज़ में क्या होता है, आपका अरिथमेटिक सबसे पहले होता है, देन आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री होता है, देन आपका मेंसुरेशन ज्योमेट्री होता है, देन आपका स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, राइट। ये आपका जो है ये होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे सिंपल एंड सबसे इजी वैसे हमें चालू करना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप मैक्सिमम 8 तो क्वेश्चन कर ही ले जाओगे, ठीक है। इसमें जो आपके मीन मीडियन मोड के सवाल होते हैं, है ना, आपके जो मीन मीडियन मोड ये सब के आसान आसान सवाल होते हैं। तो ये जो है आपको एक अच्छी खासी लीड दिला देगा पहले में ही। पहले कि आप 10 मिनट के अंदर ये जितने क्वेश्चन ये कर ले जाओगे स्टैटिस्टिक्स से, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। एटलीस्ट आपके पास ये मन में रहेगा, आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन मेरे सही हैं, इसलिए मैं और क्वेश्चन को कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाता हूँ, ठीक है। ये मतलब मोस्टली कैंडिडेट्स यही प्रीफर करते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली कैंडिडेट जो है यही प्रीफर करेंगे कि आप स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को पहले कर लीजिए। इसमें फैक्चुअल सवाल अच्छे आते हैं और मतलब वन लाइनर आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करो, आप अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री को उठाओ। अलजेब्रा में सवाल आसान होते हैं, कुछ कुछ सवाल ट्रिकी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर थ्योरेटिकल सवाल ज़्यादा है जहाँ पे प्रूविंग वाले सवाल आते हैं, इस पूरे पेपर में प्रूविंग वाले सवाल बहुत होंगे। प्रूविंग मतलब एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन आपके प्रूविंग के हो सकते हैं, जिनमें से 2-3 सवाल को बहुत लेंथी जाते हैं, 4-5 सवाल करने लायक होता है। तो इसको पहली बात, जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन आए, प्रूफ के क्वेश्चन को आप छोड़िए, वहीं उसी समय छोड़िए। प्रूफ की जगह आप वैसे क्वेश्चन को उठाइए जो वन लाइनर आंसर है, जो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन आंसर दे सकते हैं तुरंत, अंडर 20 सेकेंड्स, अंडर 30 सेकेंड्स में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो दे सकते हैं। प्रूफ के जितने भी सवाल आएंगे मोस्टली प्रूफ आपका या तो ज्योमेट्री से आता है, नहीं तो आपका अलजेब्रा से आता है, ठीक है। मोस्टली जो आपके प्रूफ इन्हीं 2 टॉपिक्स होते हैं, तो अलजेब्रा से आएगा तो ज्योमेट्री से। अलजेब्रा में आपका प्रूफ दे सकता है कि रिमाइंडर बताओ, एक जनरल टर्म दे देगा, उसका रिमाइंडर बताने के लिए कह सकता है, या फिर आपको कोई पॉलिनोमियल प्रूफ करने के लिए बोल देगा। ज्योमेट्री से प्रूविंग क्या क्या आ सकती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स का बताओ क्या होता है, वो रेशियो कैसे डिवाइड करता है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स में फिर आपको प्रूफ करना होता है, एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, AAS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो इन सब में जहाँ जहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रूविंग लग रही है, उस प्रूविंग को आप पहले छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके अदर बचे हुए क्वेश्चन है उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। जो आपके प्रूविंग वाले सवाल आते हैं वो मोस्टली 2 से आते हैं, जो दैट इज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री को छोड़ के सबसे पहले आप इन दोनों को कर लो, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली ये सवाल ऐसे होते हैं, कैलकुलेटिव वाले होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आसान से ही आइडेंटिटीज़ होती हैं आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली, 1 + tan स्क्वायर एक्स वाली, 1 + cot स्क्वायर एक्स वाली, ठीक है। ये आसान आइडेंटिटीज़ होती हैं, है ना। एक बार आप इसको करते जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आप अच्छे से क्वेश्चन निकाल पाओगे। मेंसुरेशन में क्या होता है, मेंसुरेशन में मैंने आपको बोला कि 2D फिगर 3D फिगर के एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया, यानी कि जो मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट है, जहाँ पे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग चलता है, ज़्यादा आपकी स्पीड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वन विच इज़ थ्योरेटिकल, ठीक है, जहाँ प्रूविंग की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ उसको जो है, आप चूँकि मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैथ्स का मतलब ही होता है नंबर्स के साथ खेलना, तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री करने में ज़्यादा एंथुसियास्टिक या ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू ज्योमेट्री और अलजेब्रा के जो आपके बोरिंग और प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा में सिर्फ प्रूविंग वाले ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी कुछ मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे होते हैं, अलजेब्रा में तो भरे भरे होते हैं, ज्योमेट्री में भी कुछ होते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में मोस्टली प्रूविंग वाले सवाल आते हैं, ठीक है। उस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ज्योमेट्री में आपसे पूछ लेता है
जो क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। रिपीट कौन सा सवाल होता है? आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है ना, उस ट्राइंगल में आपने यहाँ से ऑल्टीट्यूड डाला, फिर ऑल्टीट्यूड है ना, जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको होता है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर से यहाँ पे इसमें ऑल्टीट्यूड डाला, तो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी, ये आपका सवाल होता है। और इस प्रकार के सवाल बहुत सारे रिपीट होते हैं ना, कि ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर इंटू, मतलब दिस इंटू दिस, है ना, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस हो गया। या फिर और भी तरीके से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। एरिया जब दोनों का बराबर करते हैं, हाफ इंटू दिस बेस इंटू दिस साइड, या फिर हाफ इंटू दिस बेस इंटू दिस साइड, चाहे उससे कर लो चाहे उससे कर लो, बातें की होती है, ठीक है। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे के सारे फिगर्स जो है, मैंने सारे के सारे फिगर्स यहाँ पे कवर कर दिए। ट्रेपीजियम, इंक्लूडिंग ट्रेपीजियम हो गया, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म हो गया, पिरामिड के कुछ सवाल आ जाते हैं। तो ये सब आपके मेंसुरेशन में 2D 2D फिगर्स और 3D फिगर्स के जो है आपके एरिया एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। लास्ट में आपका जो अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक में भी आपके पास SI CI, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, इन्वर्स रेशियो, और कौन से जैसे आप बोल सकते हो वेरिएबिलिटी के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यूनिटरी मेथड, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर सिस्टम, रियल एंड रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शनल्स, इन्हीं सबसे जो बेसिक मैथमेटिक्स आपने क्लास 6th 7th 8th में जो आपने पढ़ी है, वहीं से सवाल आते हैं इस अरिथमेटिक के, ठीक है। इसका सिलेबस हमने डिटेल में इसको दिया हुआ है इंटरव्यू में, है ना, पूरा जो है आपका इसके सामने रखा है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये चारों के चारों कंपोज करते हैं पूरे पेपर को। 100 मार्क्स का पार्ट ए जो आपका 30 क्वेश्चन है, पार्ट बी 30, पार्ट सी 30, पार्ट डी 10, ठीक है। अच्छा, जो सीरीज़ बुकलेट ए होती है अपनी, उसी में जो आपके फर्स्ट 30 क्वेश्चन अरिथमेटिक से रिलेटेड होते हैं, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से, नेक्स्ट 30 आपके मेंसुरेशन ज्योमेट्री से, और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन से होता है। पूरा का पूरा आपको एक ओवरव्यू दिया है हमने, ठीक है ना, एक ओवरव्यू जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स वाला मोस्ट ईजी पार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन भी ईजी होता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री में थोड़ी थोड़ी प्रूविंग आ जाती है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर प्रूविंग नहीं आती है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, अगर 2 बार में नहीं हो रही है उसको वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को मैं बोलूँगा हमेशा लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि जितने और सवाल होते हैं, जितने और ईजी सवाल होते हैं, वो आपको अच्छे से मार्क्स दिला सकते हैं, वो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देंगे। 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन पे प्रूविंग की जगह, उस पर टाइम बर्बाद करने की जगह आप ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन कर ले जाओ, तो 15 क्वेश्चन इज ग्रेटर देन दैट 1 क्वेश्चन, है ना। 15 क्वेश्चन के मार्क्स, हमें मार्क्स से मतलब होना चाहिए, हमें यहाँ पे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी, हमें बस यहाँ पे मार्क्स लेना है, हमें अपने मार्क्स को गेन करना है। जितने नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन से हमें मार्क्स मिलते हैं उतना ज़्यादा हमें टारगेट करना है, ठीक है। मोस्टली हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हम 60 to 70 क्वेश्चन हम कर ले जाए, तो हमारा कट ऑफ अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर होगा ही होगा, एग्रीगेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपके जनरल नॉलेज के पेपर और इंग्लिश के पेपर में जो जैसा आप अटेम्प्ट करोगे वैसा आपका रिजल्ट रहेगा। मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप 60 to 70 क्वेश्चन मैक्सिमम कर लीजिए, तो आपका मैथ्स के साइड से तो आप पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने पूरा मेथड ऑफ अप्रोच बताया कि कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या सवाल रिपीट होते हैं। आपका जो मोस्टली जो सवाल रिपीट होते हैं वो आपके अरिथमेटिक में आपके HCF एलसीएम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम, सेट्स, ठीक है, इनके सवाल बहुत सारे आते हैं। SI CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ठीक है। अलजेब्रा से भी आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको आइडेंटिटीज और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को मत भूलिएगा, ठीक है ना, ये सवाल अच्छे खासे आते हैं। मेंसुरेशन ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन वाले पार्ट में आपको 2D 3D फिगर्स वो सब आता है, ज्योमेट्री प्रूविंग आती है। स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका जो है मीन मीडियन मोड, डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट्स, परसेंटेज इंक्रीज, यही सब पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे कहीं से भी, ठीक है। तो ये सारा ओवरव्यू था जो कि हमने आपको दिया यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा कितने सवाल आए, कौन से साल में कितने सवाल आए, एवरेज कितना सवाल बैठ रहा है, टोटल 100 क्वेश्चन का मैंने इसको पूरे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया,
ठीक है ना। फिर आपको एक सिलेबस का पूरा जो है ओवरव्यू दिया कि क्या क्या सिलेबस आता है। ये पूरा यूपीएससी की साइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमने इस पूरे सिलेबस को उठाया आपके लिए, कॉपी किया है, ठीक है। आपने यहाँ पे कट ऑफ देखा, फिर आपने स्कीम को देखा, ठीक है। आपने यहाँ पे स्कीम को देखा, इसको है ना। IMA INA FA के लिए अलग होता है, OTA मैन एंड वुमेन के लिए अलग होता है, सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं होता। और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो आपका लेटेस्ट वाला जो कट ऑफ है 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था, उसका जो सेक्शनल और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो, और एग्रीगेट कट ऑफ है वो आपको दिखाया है यहाँ पे, सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कहीं प्रॉब्लम आती है तो इसको रिफर करिएगा, है ना। बाकी आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दिया है, और कितने क्वेश्चंस आए, जो आपका स्टैटिस्टिकल एग्जामिनेशन डाटा होता है पूरा, है ना, जो आंकड़े जिसको कहते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और पूरा जो है डिटेल्ड ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस, एंड आप हर एग्जामिनेशन में आप अच्छे से परफॉर्म करिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, कट ऑफ क्लियर करिए, है ना। पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे दे दी गई है, और जितने PYQs हैं लास्ट के 10 ईयर्स के, 2014 से लेकर 2013 के CDS के, वो सब यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास। आप उसको देखिए। एग्जामिनेशन जो अभी आने वाला है अपकमिंग, आपका जो सितंबर में होगा, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, एंड बस यही है, रिवाइज करते रहिए, और फॉर्मूलेज़ को अपने टिप्स पे रखिए। जितना ज़्यादा फॉर्मूलेज आपके टिप्स पर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस, एंड वेल एंड गुड। अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, फिर यू विल देन गेट अ कॉल लेटर फॉर योर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। अदरवाइज अगर आपका नहीं भी होता तो डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक रहेगा यो आपके स्ट्रैटेजी में, अगर आपने प्रिपेयर भी अच्छा किया था, लेकिन हो सकता है कुछ नो आपकी जो प्लानिंग होती है वहाँ पे कहीं रह गया हो, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया पूरे सिलेबस को। चारों पार्ट को अच्छे से अलग अलग करके सेग्रीगेट करके पढ़िए। कोई भी अगर आप अच्छे से अलग अलग करके पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप एक साथ सब कुछ पढ़ना चालू करते हो तो वो चीज़ें जो है क्लस्टर हो जाती हैं बाद में, फिर आपको उसको क्लटर आउट करने में दिक्कत होती है। दैट्स वाई आप इसको पार्ट वाइज पढ़िए, सेगमेंट वाइज पढ़िए, है ना। जो 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं उसको आप अच्छे सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो अगली बार आपका हो ही जाएगा। अगर इस बार आपका सपोज नहीं हो तो आप अगली बार पेपर दोगे तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस।